देखो एनर्जी एक्सचेंज हम लोग जब ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम पढ़े थे ना, वहां पे क्या किए थे? ओपन सिस्टम में क्या था, मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहा था। क्लोज में ओनली एनर्जी एक्सचेंज हो रहा था। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हुआ था, मास एनर्जी कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, वहां पे हम लोग बार बार लिखते थे एनर्जी एक्सचेंज। तो एनर्जी दो तरीके से एक्सचेंज हो सकता है। एनर्जी एक्सचेंज दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है हीट का थ्रू से और दूसरा हो सकता है वर्क का थ्रू से। फिर से बोलो, एनर्जी दो तरीके से एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। एक होता है हीट एक्सचेंज हो सकता है, हीट का थ्रू से हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है वर्क का थ्रू से। तो हम ये दोनों को आज अभी पढ़ेंगे। पहले हीट को पढ़ूंगा, फिर उसके बाद वर्क को पढ़ूंगा। जैसे मैं बोला था उस दिन किसी को अगर हेल्प करना होता है, हम लोग को किसी को हेल्प करना है तो हम लोग दो तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अगर आगे वाले को कुछ पैसा देके हेल्प कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, उसका कुछ काम अगर कर देंगे उसमें भी उसका हेल्प हो सकता है। यहाँ पर भी वैसे ही है। यहाँ पर भी हम लोग एक्सचेंज जो हो रहा है ना, उसके दो तरीका है। फर्स्ट होता है हीट पे भी हो सकता है, कुछ हीट दे दो उसको, कुछ हीट ले लो, ऐसे एक्सचेंज हो गया। और दूसरा है वर्क, उसका कुछ वर्क करना। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे हीट। हीट को पढ़ेंगे पहले हीट से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी एक्सचेंज का पहला तरीका क्या है, हीट से पढ़ते हैं। हीट का अगर हम लोग ऐसे देखने समझे, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग का तरीका क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट का थ्रू हम लोग कर सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग का बीच में अगर हम लोग हीट एक्सचेंज होता है, एक्चुअल में एनर्जी एक्सचेंज का तरीका होता है। सिंबल क्या होता है? सिंबल कैपिटल क्यू भी यूज होता है, स्मॉल क्यू भी यूज होता है। ठीक है, कैपिटल क्यू भी और स्मॉल क्यू भी यूज होता है। यूनिट ऐसा यूनिट होता है जूल। ऐसा यूनिट क्या होता है? हीट का जूल होता है। और कॉमन जो यूनिट यूज करते हैं उसको कैलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन एक तो और एक यूनिट होता है, यूनिट होता है जिसको क्या बोलते हैं? कैलोरी। कॉमन यूनिट क्या होते हैं? कॉमन यूनिट होता है कैलोरी। कैलोरी यूज होता है कॉमनली। आप लोग पढ़े होंगे हीट का थोड़ा बहुत क्लास 10th 11 में, सॉरी 10 में। कैलोरी ऐसा यूनिट क्या होता है? हीट का जूल होता है। कॉमन जो यूनिट यूज करते हैं हम लोग कैलोरी यूज करते हैं। कैलोरी और जूल में रिलेशन को देख लेते हैं। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। ठीक है, इतना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हीट का। अब हीट गिवन टू द सिस्टम। समझो अच्छे से, हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर मैं सिस्टम में हीट दूं तो सिस्टम का हीट क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छे समझना बात को बोलो। अगर मैं सिस्टम में हीट दूं, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, कोई सिस्टम में अगर मैं हीट दूं तो हीट क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? सिस्टम का हीट क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। किस चीज को हम लोग कुछ हीट दे रहा हूं मतलब उसका हीट क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए हीट गिवन टू द सिस्टम में क्या होता है? पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो तो हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर कोई सिस्टम में हम लोग हीट देते हैं तो सिस्टम का हीट क्या होता है? बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई वी यूज पॉजिटिव साइन। तो हीट गिवन अच्छे से यहां पर वर्ड लिखना, हीट गिवन बाय द सिस्टम। यहाँ पे कौन सी हीट दे रहा है? सिस्टम दे रहा है। अच्छा समझ, यहाँ पे हीट गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम में अगर मैं हीट दूं तो सिस्टम का हीट क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव साइन। अब बोले हीट गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम किसी को हीट देता है तो सिस्टम का हीट क्या होगा? घट जाएगा, नेगेटिव साइन यूज होता है। अच्छा समझ लो, फिर से साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे अगर आते रहेगा ना साइन यूज होगा। बोले हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर कोई सिस्टम में अगर हम लोग हीट देते हैं, कोई सिस्टम में हीट दूंगा तो सिस्टम का हीट क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव साइन।
हीट गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम दे रहा है किसी को हीट तो सिस्टम का हीट क्या होगा, कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन यूज किए, ठीक है। अब अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे पूरा हार्मोनिक चैप्टर में। आप लोग गैस को नहीं पढ़े, अभी कुछ कुछ चीज आएगा गैस का चीज, उसको अभी के लिए फिलहाल याद रखोगे। बोले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस क्या होता है। फर्स्ट होता है, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ, इसको आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो, अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat required, the amount of heat required to raise the temperature, raise the temperature, raise the temperature of unit mass substance by 1 degree, by unit degree, the amount of heat required, कितना हीट जरूरत है क्या करने के लिए, रेज मतलब बढ़ाना, क्या करने के लिए, रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस, कोई यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री, यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट लगता है उसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट चाहिए क्या करने के लिए, यूनिट मास, कोई सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाऊंगा, उसके लिए हम लोग को कितना हीट चाहिए उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। देख लेते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग सी से डिनोट कर रहा हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग अगर सी से डिनोट करूंगा, सी इक्वल टू होता है हीट क्यू अपन अमाउंट ऑफ मास m और चेंज इन टेम्परेचर। फिर से लिख रहा हूं, यहां पे नीचे लिख रहा हूं, देखो बोले c इक्वल टू होता है q अपन m इनटू डेल्टा t, स्पेसिफिक हीट का ये एक्सप्रेशन c इक्वल टू होता है q अपन m इनटू डेल्टा t। यहां पे देखो, यहां पे पुट कर रहा हूं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा इसका, स्पेसिफिक क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, कल ही पढ़े हो, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या कांस्टेंट होगा आप बताओगे, T कांस्टेंट, T कांस्टेंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर डेल T इक्वल्स टू 0, यहां समझ में आएगा, डेल T इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0, चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, तो यहां पुट करते हैं, देखो C फॉर आइसोथर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो क्या हो रहा है, Q Q Q रहने दो, M को M रहने दो, इनटू डेल T का वैल्यू 0, इनटू डेल T का वैल्यू 0, तो क्या हो रहा है Q by 0, 1 by 0 का वैल्यू कितना होता है, कम करेंगे जल्दी, 1 by 0 का वैल्यू, 1 by 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 by 0 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, इंफिनिटी, ओके। अब आते हैं अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो क्या होगा, ये आज फॉर्मूला के लिए था, बोले एडियाबैटिक प्रोसेस लूंगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, क्या कांस्टेंट था एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, हीट कांस्टेंट था, मतलब Q यहां पे क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या होगा C फॉर एडियाबैटिक Q by m into delta t, 0 by m into delta t, 0 by something कुछ भी रहे, 0 by something क्या होगा 0, मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू
क्या हो रहा है, 0 से इंफिनिटी तक वैरी कर रहा है, 0 से इंफिनिटी तक क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, हम लोग को उससे और आगे जाना है, जिसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सॉरी, पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी में आएंगे। पहले आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसे होगा, बोले सब कुछ सेम होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो था सब कुछ सेम, बस यहाँ पे तो कंडीशन एक्स्ट्रा है। क्या कंडीशन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, डेफिनेशन भी सेम रहेगा, लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लास्ट में क्या कर देंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जोड़ देंगे। क्या होगा इसका एक्सप्रेशन, देखो हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, C इक्वल्स टू क्या है, Q इनटू M इनटू डेल्टा T। यहाँ पर भी सब कुछ सेम होगा, यहाँ पे बस C क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए V आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो एक्सप्रेशन था सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो C भी होगा, ये स्मॉल है ना, स्मॉल c, स्मॉल c भी इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपन M डेल्टा T, स्मॉल c भी इक्वल्स टू Q अपन M डेल्टा T। ओके, अगर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा तो क्या होगा, सब कुछ सेम थे, प्रेशर होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, Cp लिख देंगे बस, Cp इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपन M डेल्टा T, सब कुछ सेम रहेगा, बस लास्ट में ऐड कर देंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ये था Cp और Cv मोलर। अब आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग पहले पढ़ा, उसको बाद पढ़ रहा हूं क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो अच्छे समझना है यहाँ पे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होगा। अभी तक हम लोग देखो जो मास पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था, मास लिख रहे थे, बार एम लिख रहे थे, यूनिट मास बोल रहे थे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, देखो क्या डिफरेंस है, अगर डिफरेंस को समझोगे ना तो एक हो जाएगा, तो बाकी सबको लिख सकते हो। देखो अभी तक हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या लिख रहे थे, मास लिख रहे थे, यूनिट मास, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम में भी यूनिट मास लिख रहे थे, बस उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड कर देते थे। यहाँ पे जो कांस्टेंट वॉल्यूम तो है वो तो रहेगा, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस हो गया, मोलर आ गया। मोलर मतलब क्या हो गया, अभी तक हम लोग मास लिख रहे थे, यूनिट मास लिख रहे थे, उसके जगह में कितना होगा, 1 मोल होगा। देखो डेफिनेशन लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole gas by 1 degree कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो अभी तक हम लोग 1 मोल नहीं लेते, हम लोग क्या लेते, 1 यूनिट मास बोल रहे थे, 1 यूनिट मास बोल रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया, 1 मोल आ गया। अब क्या आ गया, 1 मोल आ गया, आया समझ में, मोलर के अंदर क्या होगा, मोल आ जाएगा बस मास के बदले में, ठीक है। अगर इसी चीज को अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेस, अच्छा इसको किससे नोट करते हैं, इसको कैपिटल सीबी से नोट करते हैं, याद रखना है इसको किससे, कैपिटल सीबी से नोट किया जाता है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन कैसे देगा, देखो मैं पहले फिर से बस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन का फिर से लिख रहा हूं। देखो क्या था, C इक्वल्स टू हम लोग को क्या था,
डेल्टा टी था, ठीक है। अब मैं कहां पे चेंज करने के लिए बोला हूं, अच्छा समझो, कहां पे चेंज करने बोला हूं, मास को क्या करूंगा अब मैं, किस में आ गए, मोल आ गया, मोल को n से डिनोट करते हैं, n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल होगा, समझ में आया सबको। अब यहां पे क्या होगा, सी वी हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम लिखूंगा तो सी वी। अच्छा समझ में आया, फिर से बोलो, देखो अभी तक हम लोग मास लिख रहा था स्पेसिफिक हीट में, अब जब मोलार आ जाएगा तो क्या मोल आ जाएगा मास की जगह, ठीक है। देखो यूनिट का क्या कहां पर डिफरेंस है, यूनिट में भी देख लेते हैं पहले। स्पेसिफिक हीट का यूनिट देखेंगे तो क्या होगा, C इक्वल्स टू Q अपन m डेल्टा T, तो Q को जूल, मास को यहाँ पे ग्राम में डिनोट करते हैं और डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या हो जाएगा जूल पर क्या होगा, यहाँ पे मोल डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, मोल डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस सबको आया समझ में। यहाँ पे क्या था, CV था कैपिटल ना, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज कांस्टेंट वॉल्यूम को CV से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर से एक बार देख लो, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या होगा यहाँ पे, CV कैपिटल इक्वल्स टू Q अपन N डेल्टा T, ओके। ये था मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट प्रेशर बोलूंगा तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर बोलूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CP होगा, CP इक्वल्स टू Q अपन N डेल्टा T। अब देखो यहाँ से Q का अगर वैल्यू निकालना हो, Q का वैल्यू अच्छा समझो, यहाँ पे Q का वैल्यू क्या होगा बोलो, Q इक्वल्स टू क्या होगा, NCV डेल्टा T, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Q का वैल्यू देखो NCV डेल्टा T, सबका आया समझ में, कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Q इक्वल्स टू क्या होगा, NCV डेल्टा T, कांस्टेंट प्रेशर में Q इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, NCP डेल्टा T। इसको समझ में आता है जो भाई आया सबको समझ में। कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट क्या हो रहा है, NCV डेल्टा T, कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है NCP डेल्टा T, ओके। सब एक्सप्रेशन को अच्छे से नोट करना। अब यहाँ पे देखो CP और CV का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो और एक तो रिलेशन याद रखना, कैपिटल CP माइनस कैपिटल CV इक्वल्स टू R होता है। इस एक्सप्रेशन को मैं लास्ट में प्रूव करूंगा, अभी बस याद रखना, अभी के लिए इसको मेयर रिलेशनशिप बोलते हैं। मेयर रिलेशन बोलते हैं, कैपिटल CP माइनस कैपिटल CV इक्वल्स टू क्या है, R बोलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, मान लीजिए तुम लोग को स्मॉल cp का वैल्यू दे दिया, कैपिटल CV का वैल्यू चाहिए, अच्छा समझना क्वेश्चन को। मान लीजिए तो तुम लोग को बोल दिया है CV का वैल्यू क्या है x, CV का वैल्यू क्या है x, कैपिटल CV का वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे देखो अच्छा समझना, यहाँ पे कैपिटल CV का वैल्यू निकालो। CV मतलब किसके लिए, मास के लिए था ना, स्मॉल CV मतलब मास के लिए था, तो 1 ग्राम का, 1 ग्राम का मास, 1 ग्राम का कितना था CV x था, अच्छा समझना यहाँ पे 1 ग्राम का इतना था। हम लोग को चाहिए क्या, कैपिटल CV मतलब किसमें चाहिए हम लोग को, बोलो बोलो जल्दी, किसमें चाहिए, कैपिटल CV मतलब मोल में चाहिए, अच्छा समझना मोल में, ठीक है। मोल में चाहिए तो क्या करना पड़ता है हम लोग को, मास चाहिए किसमें, मोल में, अच्छा समझना यहाँ पे। तो मोल इक्वल टू होता क्या है, मोल इक्वल टू होता है मास अपन, बोलो मॉलिक्यूलर मास होता है, क्या होता है जान रहे हो इसको, पढ़े हुए कहीं ना कहीं
कोई चैप्टर था भूल गया होंगे तो देख लो यहाँ पे मोल इक्वल्स टू होता है मास अपन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यहाँ पे समझो जैसे तो अगर हम लोग मास को निकालेंगे, मास इक्वल्स टू क्या होगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे समझ में सबको? यस सर। अब देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को दिया क्या था स्मॉल सीवी दिया था, मतलब 1 ग्राम का वैल्यू दिया था, 1 ग्राम का वैल्यू दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है 1 मोल इक्वल्स टू अच्छा यहाँ पे गैस भी दिया, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के लिए दिया था, ऑक्सीजन गैस के लिए था। तो ऑक्सीजन गैस के लिए 1 मोल इक्वल्स टू कितना ग्राम, कौन बताएगा? 1 मोल इक्वल्स टू कितना ग्राम फॉर ऑक्सीजन, कौन बताएगा? बोलो बोलो, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास 14 होता है, तो 14 दोनों ऑक्सीजन 28 ग्राम। यहाँ पे समझ में 28 ग्राम, ठीक है। बोलो अरे सॉरी 16 32 ग्राम, ओके। अब यहाँ पे देखो 1 ग्राम का वैल्यू x है, समझना बात को अच्छे से। 1 ग्राम का वैल्यू x है, मेरे को चाहिए 1 मोल मतलब 32 ग्राम। तो 32 ग्राम का वैल्यू कितना होगा बताओ बताओ, कितना होगा? x इंटू 32। यहाँ समझना है यस और नो? 1 ग्राम का वैल्यू x था, स्मॉल सीवी का वैल्यू दिया था ना, 1 ग्राम का वैल्यू x है, तो 1 मोल मतलब 32 ग्राम का वैल्यू कितना हो रहा है? x इंटू 32। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, अच्छे समझो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। यहाँ पे मेरा आया है x इंटू 32। x क्या था मेरा? स्मॉल सीवी, स्मॉल सीवी का वैल्यू था कि नहीं? तो इसके जगह मैं लिख रहा हूँ, अब मैंने निकाल क्या रहा हूँ कैपिटल सीवी। कैपिटल सीवी इक्वल्स टू स्मॉल सीवी इंटू a क्या था, इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। 32 क्या था? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M। तो ऐसा लिख सकता हूं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया क्या सबको? फिर से बोल देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। इतना समझ में आ गया सबको? अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए है फॉर N2 गैस द वैल्यू ऑफ Cp minus Cv equals to ऑप्शन फर्स्ट है 14R, ऑप्शन बी है R/14, ऑप्शन सी है 28R, ऑप्शन डी है R/28। ओनली आर कौन सा ऑप्शन होगा तुम बताओगे? For N2 gas, the value of Cp minus Cv equals to 14R, R, 28R, R/28। कोई बताओगे? कोशिश करोगे? कौन सा? बोलो। बी रॉन्ग आंसर। देखो यहाँ पे हम लोग स्मॉल लिखा है, नॉट कैपिटल। कैपिटल Cp minus Cv equals to R होता है कि नहीं? यहाँ पे स्मॉल दिया है, देखो हम लोग को था क्या? Cp minus Cv equals to R था, कैपिटल था, ठीक है। मोलर यहाँ पे स्मॉल दिया है, देखो कैसे कर रहा हूँ। तो कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो क्या करना है? अच्छा समझ में आप देखो, हम लोग को क्या पता था? Cp minus Cv equals to R इतना पता था, ठीक है। तो Cp equals to क्या होगा? स्मॉल Cp into मॉलिक्यूलर मास। इतना समझ में? Cv equals to small cv into molecular mass equals to R, ओके। मॉलिक्यूलर मास को कॉमन ले लो, m equals to क्या होगा? Cp minus
Cv इक्वल्स टू R, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इनटू का, बोलो बोलो 28 into Cp minus Cv equals to R. Cp minus Cv equals to R by 28. ऑप्शन डी आया सबको समझ में? ऐसे करके माता जाना, देखना अच्छे से क्या दिया है, स्मॉल है क्या कैपिटल है, ठीक है? सबको आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं Cv का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो Cv इक्वल्स टू होता है, अच्छे से याद रखना, Cv इक्वल्स टू होता है A/2R। A/2R, A क्या होता है बता रहा हूं, इसको R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको भी नहीं पढ़े हो अभी फिलहाल, सॉरी गैसियस में है, गैस चैप्टर में है। देखो इसका वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। R का वैल्यू होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल में अगर पुट करोगे तो, और होता है 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, लीटर के में पुट करोगे तो 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इतना है R का यूनिट, ठीक है? अभी नहीं काम नहीं है, बाद में आएगा जब न्यूमेरिकल आएगा। F क्या होता है? F को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बारे में भी ज्यादा अभी मत क्या हो, बस इसका वैल्यू याद रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू क्या क्या हो गया, मतलब फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस होता है 3। अच्छा मोनोएटॉमिक गैस मतलब एक ही एटम में एग्जिस्ट करते हैं, जो गैस क्या होता है एक ही एटम में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूं हीलियम, मोनोएटॉमिक है क्या, नहीं एक ही एटम है ना, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस के लिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या मोनोएटॉमिक एक ही एटम में एग्जिस्ट होता है नेचर में। फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू कितना होता है 3। फॉर डायटोमिक गैस के लिए F का वैल्यू होता है 5। डायटोमिक जैसे Cl2, Br2, ठीक है? फॉर ट्राइएटॉमिक गैस F का वैल्यू होता है 6। फिर से बोलो, मोनोएटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू 3 होता है, डायटोमिक के लिए F का वैल्यू 5 होता है, और ट्राइएटॉमिक के लिए F का वैल्यू कितना होता है 6 होता है, ठीक है? फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो Cv इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, Cv इक्वल्स टू A/2R। हम लोग को पता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। अभी इसके बाद से ना हमेशा सब कैपिटल C लिख जाऊंगा, ठीक है? इसके बाद सब कैपिटल C समझ जाना, ठीक है? यहाँ पे सब कैपिटल है ना। अब स्मॉल Cp Cv अभी भूल जाओ, ठीक है? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R हम लोग को पता था, Cv का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो Cp इक्वल्स टू R प्लस Cv, R प्लस F/2R, R कॉमन ले हुए तो क्या होगा 1 प्लस F/2, ओके? Cp और Cv का नेक्स्ट आता है Cp और Cv का रेशियो को गामा बोलते हैं। Cp और Cv का रेशियो को क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। Cp बाय Cv का रेशियो को क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। इसका वैल्यू तो हम लोग को याद रखना पड़ता है, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं उसको। देखो Cp बाय Cv का वैल्यू को कितना बोलते हैं, गामा बोलते हैं। मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है, देखो कैसे निकाल रहा हूं मैं, आप लोग याद भी रख सकते हो, तरीका भी बता रहा हूं निकालने का, देखो कैसे निकाल रहा हूं, ठीक है? यहां पे लिख रहा हूं गैस मोनोएटॉमिक, यहां पे लिख रहा हूं Cv, यहां पे लिख रहा हूं Cp, यहां पे लिख रहा हूं गामा यानी Cp बाय Cv। जहां पे समझ नहीं है बोल रहा हूं, ठीक है? देखो कैसे करता हूं। मोनोएटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू, सॉरी F का वैल्यू कितना होता है मोनोएटॉमिक के लिए, F
का वैल्यू 3, समझना हर चीज को। देखो यहाँ पे f का वैल्यू कितना 3, ओके। cb का वैल्यू क्या होगा फिर 3/2r। यहां तक समझ में आ गया सबका, सबको आ गया। अब देखो यहाँ पे cp क्या होता है cv प्लस r, इतना तो पता है cp cv प्लस r, ठीक है। तो cp का वैल्यू कितना होगा 3/2r प्लस r मतलब 5/2r। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं गामा निकालने जा रहा हूं, तो गामा क्या होगा cp/cv मतलब 5/2r अपन 3/2r, r काट दिया, 2 काट दिया, 5/3, 5/3 कितना होगा जल्दी 5/3 1.66, ओके। यहां तक आ गया सबको। तो मॉडल एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू आ रहा है 1.66, ओके। अब आते हैं डायटॉमिक। डायटॉमिक के लिए बोलो f का वैल्यू कितना था 5, cp का वैल्यू 5/2r, cp का वैल्यू 5/2r प्लस r 7/2r, गामा cp/cv मतलब 7/2r अपन 5/2r, r कट गया 2 कट गया 7/5 1.4 आया समझ में। अब आते हैं ट्राइएटॉमिक के लिए। देखो ट्राइएटॉमिक f का वैल्यू था 6, cb 6/2r I mean 3r, cp 3r plus r 4r, gamma cp मतलब 4r/3r, 4/3 1.33। आया समझ में सबको। अगर मान के चलो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन भूल गए, उसके लिए भी सुपर ट्रिक है, वो भी बता दे रहा हूं। मान के चलो इसका लंबा चौड़ा कैलकुलेशन अगर भूल गए हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला बता दे रहा हूं, आसान तरीका है, एक लाइन में बन जाएगा। बोले गामा इक्वल्स टू होता है 1 + 2/f। अच्छे से नोट कर लो, गामा इक्वल्स टू होता है 1 + 2/f। कैसे देखो प्रूव कर दे रहा हूं, कितना आसान है इसमें भी। देखो मोनोएटॉमिक के लिए गामा f कितना था 3 तो 3 + 2 5/3 आया था। देखो 5/3 हम लोग को 5/3 = 1.66, ओके। डायटॉमिक क्या था डायटॉमिक के लिए गामा बोल रहा हूं f 2/5 7/5 आया था 7/5 = 1.4। ट्राइएटॉमिक के लिए गामा = 1 + 2/f का वैल्यू 6 3 1 + 1/3 मतलब 4/3 1.33। आसान है ये वाला, और आसान है ना, जो तुम लोग को मन करे उसी में करना, ठीक है। आया समझ में सबको। गामा का वैल्यू निकालने का तरीका बन जाएगा, ओके। ये था आप लोग को हीट कंप्लीट। अब हम लोग वर्क स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ेंगे वर्क,